नमस्कार दोस्तों। बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि समकालीन विश्व जो है आज के समय में सुरक्षा का क्या महत्व है, सुरक्षा के क्या मायने हैं और किस तरीके से सुरक्षा की धारणा को बल मिलता है विभिन्न देशों के बीच। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हुए सबसे पहले जो हमारा शब्द से हमारा पाला पड़ता है वो होता है सुरक्षा, है ना, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। तो हम सब लाइक ये जानने के लिए जानना चाहते हैं कि सुरक्षा क्या है या राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है ना। सो अगर सिर्फ सुरक्षा की बात करें तो इसका बुनियादी अर्थ यह है कि खतरे से आज़ादी, है ना। अब खतरे से आज़ादी किसकी और लाइक कैसे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और यही चीज़ है कि भाई खतरा तो लाइक किसी के ऊपर भी हो सकता है ना, मतलब आपके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। आप बीमारियों से आपको खतरा होता है, आपको विभिन्न आपदाओं से खतरा होता है, आपको नौकरी छूटने का खतरा होता है, आपको आपकी पढ़ाई के छूट जाने का खतरा होता है। अभी आप 12वीं पास करने वाले हैं और हो आपको फेल हो जाने का खतरा होता है। तो लाइक खतरा तो बहुत सारा है ना। सो इन बहुत सारी इस पूरे के पूरे बकेट के अंदर अगर हम मान लें कि अगर इतनी सारे पॉइंट हैं तो किस चीज़ पे खतरा आपको आप लाइक सुरक्षा के अंदर कंसिडर करेंगे। सो ये हमारा मेन विषय रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर यही कहा जाता है कि सुरक्षा के विषयक जो सुरक्षा को अध्ययन करते हैं, सुरक्षा को पढ़ते हैं, उनका कहना यह है कि जीवन के केंद्रीय मूल्यों को जिन चीज़ों से खतरा हो उसे सुरक्षा के अर्थ में देखा जाता है। तो सुरक्षा और खतरा मतलब सुरक्षा आपकी तब होगी जब आपको खतरा होगा। तो जो दोनों के दोनों हैं ये दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब जहाँ पे प्रकाश होगा वहीं पे अंधेरा होगा, समझ रहे हैं। या जहाँ पे अंधेरा होगा वहीं पे आपकी प्रकाश की जरूरत है। तो जहाँ पे आपको खतरा है वहीं पे आपको सुरक्षा की जरूरत है ना। तो सुरक्षा किन चीज़ों से कि ऐसे केंद्रीय मूल्य आपके जीवन के। अच्छा ठीक है, अब ये केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं, हमने कह तो दिया कि भाई सुरक्षा का मतलब हमारे केंद्रीय मूल्य जो है वो सुरक्षित होने चाहिए। तो अब केंद्रीय मूल्य के लिए भी एक बहस होगी। हर चीज़ के लिए देखिए किसी भी चीज़ को समझने के ना दो पक्ष होते हैं। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, सिक्के के कई पहलू होते हैं और आपको हर चीज़ के ऊपर विचार करना होता है। किसी एक चीज़ के एक फायदे होते हैं तो दूसरे नुकसान भी होते हैं। तो बेसिकली केंद्रीय मूल्यों से हम थोड़ा सा ये अनुमान लगाते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता गंभीर खतरों से है, ऐसे खतरे जिनसे मानवीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। मतलब अब देखिए हमले तो आपके ऊपर भी हो सकते हैं बट दैट इज नॉट समथिंग जो सुरक्षा के पर्टिकुलर बहस के अंदर कंसिडर करे गए। तो वो वही है कि ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। मतलब देखिए यहाँ पे सुरक्षा की जरूरत एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी है ना। लेकिन अभी हम जब हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं या हम जब सुरक्षा अंदर डीप जाके देखते हैं कि सुरक्षा क्या है, तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, हम एक पूरे पूरे देश की बात कर रहे हैं। और उस देश के लोगों को, उस देश की संसाधनों को अगर अपूरणीय क्षति होती है तो उसे फिर सुरक्षा की जरूरत है। ये सुरक्षा की धारणा के अंदर से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब ये भी पॉइंट है कि अब देखिए 200 मुल्क हैं, 200 अलग अलग देश हैं, है ना। और अब 8 खरब के आसपास लोग हो चुके हैं। तो 8 खरब लोग क्या एक जैसा सोचते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हम ये यहाँ पे कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करीब हो पाए, जो कि बेसिकली हमारे चुनावों में होता है। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं जो कहीं किसी देश के लिए, किसी एक पर्टिकुलर नेता के लिए वोट करने गए, है ना। अब मान लीजिए 4 कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा है। तो क्या हुआ कि एक को मिल गए 30 वोट, है ना, दूसरे को मिल गए मान लीजिए 26, एक को मिल गए मान लीजिए 25 या 24 और एक को मिल गए जो भी बड़े मीनिंग है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे जो 30 वोट है ना वो सबसे ज्यादा है, जिस पर्सन को मिले हैं तो वो जीतेगा। अब अगर हम एक अर्थ में ये देखें कि भाई अगर आप बाकी के तीनों का कैलकुलेट कर लेते तो 70 लोग जो थे उसने इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वोट नहीं दिया था। लेकिन हमने क्या माना कि क्योंकि 30 लोगों ने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिया था, इसलिए
ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये चुनाव जीत गया है। तो यहाँ पे भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षा की जो धारणा रखते हों उसे हम सुरक्षा की धारणा के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। अब सुरक्षा की जैसे अब सुरक्षा की अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो एक पारंपरिक धारणा है, दूसरी अपारंपरिक धारणा है। तो सबसे पहले हम पारंपरिक धारणा की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस पारंपरिक धारणा के अंदर बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो सबसे पहले दो धारणा समझिए, पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा। और किसी भी धारणा के अंदर दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है बाह्य सुरक्षा, दूसरी होती है आंतरिक सुरक्षा। अब अगर पारंपरिक धारणा की बात करें तो इसके अंदर खतरे का जो स्रोत होता है ना, वो कोई दूसरा देश होता है। और दूसरा देश क्या करता है, धमकी देता है, ठीक है, हमला कर देता है, या किसी भी तरीके से जो पर्टिकुलर देश है उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है, या सैन्य कार्रवाई करता है। अभी अगेन मैं फिर से आपको रशिया का उदाहरण दूंगा कि रशिया ने अगर यूक्रेन पे हमला किया तो ये एक पारंपरिक धारणा है और ये बाहरी सुरक्षा का मामला है, जहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर देश के नागरिक मारे जाते हैं, जहां पे सैनिक कार्रवाई होती है। अब जब भी सैनिक कार्रवाई होती है किसी भी देश के ऊपर, तो तीन परिस्थिति, तीन लाइक रास्ते होते हैं एक देश को बचने के लिए। अब तीन रास्ते कौन कौन से होते हैं कि पहला, भैया हार मान लो, लड़ाई से पहले ही किसी ने बोला कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, तो आप हार मान लो। हार मान लो और कहो कि मतलब लड़ाई क्यों ही करनी है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, है ना। और जिस जिस टर्म पे वो आपको मनाना चाह रहा हो उस टर्म पे आप सीधा सीधा मान जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि उसको बोलो कि भैया आप हम पे हमला कैसे कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपके पास अगर 1000 सैनिक है तो हमारे पास भी 900 सैनिक है, या हमारे पास भी 1000 सैनिक है। तो आपको लगता है कि आप हमसे जीत जाओगे? नहीं, मतलब हमारे लोग ऐसा लड़ेंगे कि लाइक आपको हम धूल चटा देंगे और आपको इतना नुकसान हो जाएगा, तो आपकी लड़ाई का फायदा नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पहला जो देश है वो खुद ही भाग जाएगा और लड़ाई नहीं करेगा। या फिर तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि आप सही में लड़ लें और उसको हरा दें। तो यहाँ पे आपने आत्मसमर्पण कर दिया, यहाँ पे आपने शक्ति संतुलन किया और यहाँ पे आपने उसे हरा दिया। तो यही इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आत्मसमर्पण करना या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर खुद ही हमला करने से बाज आ जाए, और ये कि अगर अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए और पीछे हट जाए, अथवा लास्ट जो है वो है हमलावर को पराजित कर देना। तो ये 3 पॉइंट रहेंगे। यही 3 पॉइंट मैंने आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाया है, यही समझिए। या तो हार मान लेना, या फिर उसको कहना कि देखो आप मतलब जो भी जितनी लड़ाई आप कर सको उतनी हम भी कर सकते हैं और दोनों का फायदा नहीं होगा, दोनों लड़के और आपस में ये चीजें बहुत गंदी होगी और हम आपको उल्टा हो सकता है कहीं आप ही ना हार जाओ, ठीक है, ये भी हो सकता है। और या फिर उसको सही में हरा देना। तो ये चीजें होती है। और पारंपरिक सुरक्षा के अंदर नीति का एक तत्व होता है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। आप शक्ति संतुलन सेंस ये समझिए कि आप देखिए, मैं आपको आजकल का एग्जांपल दूंगा। आप अगर टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो कई बार यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जाता है। कंपैरिजन क्या दिखाया जाता है कि चाइना के पास है 10 तोप, फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के पास है 9 तोप। इस तरीके से बताया जाता है। चाइना के पास है 10,000 सैनिक फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास है 10,000 सैनिक। तो ये एक संतुलन है कि अब जब हमला होगा तो ये 10,000 मतलब 1:1 तो ये देखा जाता है कि कौन जीत रहा है ना। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि चाइना जीत रहा है क्योंकि उसके पास टोटल 20 है, 10 तोप है और 10,000 सैनिक है। हमारे पास 10,000 सैनिक है लेकिन तोप 9 है। तो अल्टीमेटली हम थोड़ा सा उससे कमजोर है, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा हद तक टक्कर दे पाएंगे। यही अगर हमारे पास सिर्फ एक तोप होता, सिर्फ 1,000 सैनिक होते, तो शायद हम बहुत ज्यादा कमजोर होते, हम तुरंत हार जाते। तो इसे कहते हैं शक्ति संतुलन, है ना। तो कोई भी देश जो होता है वो शक्ति संतुलन को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होता है, और हर देश की ये कवायद होती है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहे समय समय पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश क्या करते हैं कि पैसा बढ़ाते हैं, अपने सैनिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, लेकिन
सिर्फ सैनिक ही नहीं, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, हमने देखा है कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अल्टीमेटली वो जो सोवियत संघ था वो तो लाइक टक्कर दे ही रहा था सैनिक मामलों में हमारे यूएस लाइक अमेरिका को, जो भी नाटो के सदस्य हैं उनको। लेकिन वो उसका उसका विकास कहाँ रुक गया, क्योंकि वो आर्थिक चीजों में पिछड़ गया, वो प्रौद्योगिकी के अंदर पिछड़ गया, वो अपनी जनता को वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाया, और अल्टीमेटली फिर उसका बिखराव हुआ। तो चीजें सारी जरूरी है, यानी कि आपको बाहरी खतरे तो देखना ही है, लेकिन आपको आंतरिक विकास पे भी ध्यान देना है। और यही किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद फिर अब हर कोई शक्ति संतुलन को लेके बहुत संवेदनशील होता है। हर कोई चाहता है कि लाइक शक्ति संतुलन उसके आसपास का बना रहे। अगर आप एशिया की शक्ति संतुलन की बात करें तो आपने वही चीज आपने देखी होगी पाकिस्तान के संदर्भ में भी, कि जब इंडिया और पाकिस्तान के सैनिकों की गणना हो रही होती है, उनकी मिसाइल की गणना हो रही है, न्यूज चैनल पे आपने अक्सर ये चीज देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कि परमाणु हथियारों का अंदर क्या है, और कितनी कितनी तोप हैं, कितने कितने जेट्स हैं दोनों देशों के पास, इंडिया और पाकिस्तान के पास। बताइए, एंड विल सी। ठीक है। तो यही होता है बेसिकली कि शक्ति संतुलन का परोड़ा हर कोई अपने पक्ष में बिठाने की जीतों की कोशिश कर रहा होता है, और कोई भी एक दूसरे से पिछड़ना नहीं चाहता है। अब उसके लिए अल्टीमेटली सरकार को एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ता है, तो पर्टिकुलर चीजों पर सरकारें खर्चा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति संतुलन को खास तौर पे जोर तब दे दिया जाता है जब लड़ाई हो चुकी होती है। तो इंडिया के साथ पंगा ये है कि 1972 में इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है ना, और 1962 में चाइना के साथ। तो अब ये दो बड़े बड़े देश हैं इंडिया के आसपास, और इन दो बड़े देशों से दोनों से अतीत में लड़ाई हो चुकी है। तो अब जब लड़ाई हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपको शक्ति संतुलन बिठा के रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो कि कब दोबारा से लड़ाई हो जाए। तो ये चीजें रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, किसी भी देश के अंदर अब इसका क्या रीजन है, शक्ति संतुलन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि किसी भी देश के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है ना, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। यानी कि अगर दो राज्य आपस में लड़ लेते हैं, या फिर कहीं पे हिंसा हो जाती है, किसी राज्य के अंदर हिंसा हो जाती है, या हम अगर छोटे लेवल पे एग्जांपल लें, किसी गांव के अंदर हिंसा हो जाती है, तो वहां पे एक सरकार होती है, एक 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 अथॉरिटी होती है जिसकी बात हम सब मानते हैं, है ना। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई सत्ता नहीं होती। समस्या यही है कि विश्व राजनीति में ऐसी कोई सत्ता नहीं होती, और आपको ही अपने फैसले जो हैं वो लेने होते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी तो है, बट अगेन संयुक्त राष्ट्र संघ कोई सत्ता नहीं है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ समथिंग जो देशों से मिलके बना है, वहां पे देशों की चलती है, और वहां पे पश्चिमी देशों का दबदबा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है उससे, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को उतनी ही सत्ता मिलती है जितनी इसके देश इसको स्वीकारते हैं। और कोई भी ऐसी बात संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर सकता जो उसके हितधारकों के खिलाफ हो, है ना। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट करता है, या रशिया रशिया के पास वीटो पावर, रशिया सपोर्ट करता है, तो रशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई प्रस्ताव तो पारित नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज की ही हैज वीटो पावर। और कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वो फिर उन चीजों में लाइक आगे बढ़ेगा, उसको वीटो करेगा। तो आप इन इन पर्टिकुलर संगठनों से ये उम्मीद तो एटलीस्ट नहीं रख सकते। अब क्या है कि देखिए, अगर 1945 की बात के बाद की बात करें, तो हमने ये देखा कि आपस में शीत युद्ध चल रहा है, सोवियत संघ और अमेरिका आपस में शीत युद्ध के रूप में संघर्ष कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन अल्टीमेटली अपने सीमा के अंदर क्या है, वो एकीकृत हैं और शांतिपूर्ण है। मतलब उनकी सीमा के अंदर कोई विवाद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अमेरिका की लड़ाई रशिया से है, या आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर जो हमारा सोवियत संघ है उससे है। लेकिन अमेरिका आपस में एकजुट है, आपस में लड़ाई नहीं हो रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि सारे के सारे देशों की जो धारणा थी वो बेसिकली इनको ना आपस के भीतरी समुदाय से कोई खतरा नहीं था, इनको जो खतरा था वो बाहर से था। इनका ध्यान, और इसीलिए इनका ध्यान जो है सीमा पार के खतरों पर केंद्रित था। अब ये खतरे क्या थे, तो वो हमने देखा कि अलग अलग जगह पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, हर कोई अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहा था।
और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों गुटों को अपने ऊपर होने वाले एक दूसरे के सैन्य हमले का डर था। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे थे वो लोग कि अपने अपने हथियारों का जखीरे को बढ़ा रहे थे, अपनी अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे थे। और उसके अलावा देखिए छोटे मोटे जो उपनिवेश थे, जैसे भारत भी उपनिवेश रहा है, अलग अलग देश, चाइना भी उपनिवेश रहा है, तो बेसिकली उपनिवेश थे और उपनिवेशों को आज़ादी मिल रही थी। तो जिनको आज़ादी मिल रही थी उनको ये डर था कि अब उनका शासन कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें भी थी, और इसके कारण कई बार बड़ी शक्तियों को भी इन छोटे मोटे हमलों के अंदर, छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर जो है वो जूझना पड़ा। अब छोटा मोटा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि, बस मैं छोटा मोटा इस शब्द में कह रहा हूं आपको कि उसमें कोई महाशक्तियां बहुत बड़े लेवल पे शामिल नहीं थी, वो लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुई। अदरवाइज ये लड़ाइयां भी देशों के अंदर हो रही है, और ब्रिटेन केन्या के अंदर जूझ रहा है, वियतनाम जूझ रहा है, चीजें हो रही है ना। तो ये छोटे मोटे इन दैट सेंस। सो क्या होता है कि उपनिवेश जो होते हैं अलग अलग, वो 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू कर देते हैं। जस्ट अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 1940 में ही क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, आप एक मिनट लीजिए और सोच लीजिए। ऑल राइट, तो अगर आपने सोच लिया है और आपने कमेंट कर दिया है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 1939 से 39 से लेके 49 तक क्या होता है, विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जिसके नाम से हम जानते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि जो महाशक्तियां होती है, जो हारती है या जो जीतती है, दोनों की दोनों, इनका बहुत सारा ना, बहुत सारी शक्तियां इनकी खर्च हो जाती है टू विन या टू लूज, जो भी है लड़ाई करने में। और संघर्ष में जब बहुत सारी शक्तियां लूज हो जाती है, तो ये इस स्थिति के अंदर नहीं होते हैं कि ये अपने उपनिवेशों को आके संभाल के रख सकें अभी भी, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि 1940 के दशक के उत्तरार्ध से जो ये इनके जो उपनिवेश होते हैं, वो आजाद होना शुरू कर देते हैं। तो ये मेन चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए देश स्वतंत्र होते हैं, वो शीतकाल में दो गुट हैं, तो वो किसी न किसी एक के सदस्य बनते चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर एक बंदा सदस्य बन गया है, अब मान लीजिए दो देश हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जर्मनी का ही ले लेते हैं। मान लीजिए जर्मनी किसी का उपनिवेश है फॉर एग्जांपल, और जर्मनी आजाद हुआ। अब जर्मनी के दो टुकड़े हो रखे हैं, तो एक जर्मनी ने क्या किया कि ये सोवियत संघ के साथ चला गया, दूसरा अमेरिका के साथ चला गया। तो अब इनमें आपस में भी लड़ाई होगी, जस्ट बिकॉज कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी गुट के लोग हैं, है ना। तो ये जर्मनी का एग्जांपल मैंने ऐसे ही दिया क्योंकि ये आपको पता है कि दोनों एक ही देश है, बट ये चीजें अन्य राष्ट्रों के साथ भी हुई है। और छोटे मोटे युद्धों के लिए जो भी हुआ, ये शीत युद्ध जिम्मेदार रहा, बट अल्टीमेटली शीत युद्ध ने बड़े युद्ध को टाल दिया, और ये बहुत बड़ी चीज हुई। और ये जो छोटे मोटे युद्ध हुए, ये अधिकांशतः युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूरोपीय औपनिवेशिक शासक से हमले का डर था। अब मान लीजिए कोई बंदा, कोई देश, छोटा सा देश है, आजाद हो रहा है, उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं वो देश हम पे पलट कर हमला ना कर दे। तो ये चीजें रहती है। और जो देश आजाद हुए, इनको सीमा पार से तो खतरा था, साथ साथ भी देश के भीतर भी खतरे की आशंका थी। अब ये चीज ना भारत के लिहाज से काफी अहम हो जाती है कि इन देशों को सीमा पार से तो खतरा था, लेकिन पड़ोसी देशों से और साथ ही भीतर से भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब वो कैसे थी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। बिकॉज देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको एग्जांपल में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो अब मान लीजिए भारत आजाद हुआ है ना, तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले बाहरी चुनौती है कि लाइक कोई और देश आके हम पे हमला ना कर दे, जैसे चाइना ने किया, है ना, जैसे पाकिस्तान ने किया। दूसरा, भारत के सामने ये चुनौती है कि अलग अलग राज्य हैं, उनको कैसे संभाल के रखे उनके आप। उसके अलावा भारत के साथ सब चुनौती ये है कि आतंकवाद पे कैसे लगाम लगाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो और पड़ोसी देश से भी हमले का डर है, बाहर से सैनिक हमले का भी डर है कि कोई और गुलाम ना बना ले, और आपस के राज्य मिलजुल के रहें शांति से, इन चीजों का भी डर है। और ये देखिए, अलग अलगाववादी आंदोलन के इन देशों को खतरा था। तो अब इंडिया में भी एक बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन चले हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पे आंदोलन चला है, मिजोरम के अंदर आंदोलन चला है, ठीक है। तो बहुत सारे देश हैं जो, और इनिशियली तो हम जानते ही हैं कि
हैदराबाद के अंदर चीजें हुई, ठीक है, कश्मीर के अंदर चीजें हुई। तो भारत के अंदर ये चुनौती है कि लाइक किस तरीके से हम पूरे के पूरे इस कंट्री को एकजुट रख सकते हैं। तो ये भी एक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत आता है। और सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के अंदर ये है कि देखिए, हिंसा का इस्तेमाल ना लाइक सीमित होना चाहिए। इतना सीमित होना चाहिए कि जब तक उचित कारण ना हो या आत्मरक्षा करने की जरूरत ना हो, तब तक दूसरों को जनसंहार से बचना चाहिए। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बताता हूँ। अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, ये लड़ाई अभी भी चल रही है जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसका, और सबसे देखिए सबसे बड़ी बात कि रूस जो है वो काफी ताकतवर मुल्क है। अगर रूस चाहे तो वो एक दिन या मैक्सिमम 2 से 3 दिन में यूक्रेन को पूरी तरह परास्त कर सकता है। बट अगेन रूस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये चीजें हैं यहाँ पे ना। क्योंकि देखिए, आप जनसंहार नहीं कर सकते, आप जनसंहार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कारण देना होगा कि क्यों आपने हमला किया है। तो रूस ने भी न्यूज में ये चीज आ रही थी कि रूस ये कह रहा था कि लाइक हमला करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज क्योंकि ये मिलके और हम पे हमला करने का प्लान बना रहे थे, चीजें कर रहे थे, हमारे खिलाफ प्लान बना रहे थे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि देखिए, किसी को भी आप तभी मार सकते हैं जब आपको अपनी आत्मरक्षा की जरूरत हो। ये अंतर्राष्ट्रीय चीजों में लागू होती है और देश इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीजें ना लिखी हुई है और इसको कुछ हद तक फॉलो करने का प्रयास किया जाता है, बट अल्टीमेटली तो वही होता है जो देश करना चाहते हैं, जो शक्तियां करना चाहती है। सो बेसिकली इनिशियली रूस ने इसीलिए नॉर्मल हथियारों से लड़ाई लड़ी, ठीक है। बट अब वो नहीं जीत रहे हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि लाइक जैविक हथियार भी यूज कर लिए जाएं या जो भी हथियार यूज करे जाएं जीतने के लिए, है ना। सो वो ये चीजें पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने क्यों जैविक हथियार यूज नहीं किए? जस्ट बिकॉज कि ये धारणा है सुरक्षा सुरक्षा की कि युद्ध में जो युद्ध के साधन है उनका सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके अलावा निहत्था लोग हैं कोई, या संघर्ष नहीं करना चाहता है कोई देश, खुद ही आत्मसमर्पण करना चाहता है, तो उसको ना मारे बल्कि उसके साथ समझौता करे। तो ये चीजें सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर आती है। और इसके अलावा यह धारणा इन चीजों से भी इनकार नहीं करती कि इन देशों के बीच सहयोग होना चाहिए, है ना। तो अगर सहयोग होगा तो लड़ाई होगी ही नहीं, ये सुरक्षा की धारणा है। निरस्त्रीकरण होगा, अस्त्र नियंत्रण होगा तथा विश्वास बहाली होगी। अब मान लीजिए, सबसे बड़ी बात देखिए, मैं शक्ति संतुलन की बात भी नहीं कर रहा। अगर चीन को भारत के ऊपर विश्वास है ना, भारत को चीन के ऊपर विश्वास है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो ये फिर हथियारों की होड़ में जाएंगे ही नहीं। तो ये चीजें रहेगी। तो ये चीजें भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आती है कि अलग अलग देश मिलकर विश्वास बहाली के प्रयास करते हैं, अस्त्र नियंत्रण के प्रयास करते हैं। और इसीलिए 1972 के अंदर जो है जैविक हथियार की संधि होती है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जिसे कहा जाता है। 1992 के अंदर रासायनिक हथियार की संधि होती है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा अस्त्र नियंत्रीकरण होता है, जिसमें 1972 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे उनको अलाउ किया जाता है, उसके बाद मना कर दिया जाता है, या उस पर विश्व समुदाय की सहमति होती है कि अब ये लोग नहीं बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर ये देश और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पाते और अल्टीमेटली फिर इनको रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो ये विश्वास बहाली के प्रयास हैं, ये विश्वास बहाली के उपाय हैं। भाई विश्वास बहाल कैसे होगा? आप मान लीजिए कि मेरे बगल में एक देश है, मैं एक छोटा सा देश हूँ और वो एक बड़ा सा देश है, और अल्टीमेटली वो हथियार जुटाया जा रहा है। मेरे को डर लगा रहेगा ना कि यार कभी भी मेरे पे हमला कर देगा। तो या तो मुझे भी हथियार जुटाने पड़ेंगे, या तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि आप इतने हथियार ना जुटाओ और हम लोग करते हैं कुछ विश्वास बहाली के लिए और चीजें करने के लिए। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारी संधियां हुई है, अगर आप इन सारी संधियों को देखें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि ये है परमाणु प्रसार संधि, इसे न्यूक्लियर नॉन पैलिफ्रेशन ट्रीटी भी कहा जाता है, एनपीटी। और ये चीजें रही है। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उनको तो हथियार रखने की अनुमति है ना। लेकिन जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे,
उन्हें परमाणु हथियार रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब अगर आज की बात करें आप, इसका क्या एग्जाम्पल आपको सामने आता है जिसपे प्रतिबंध वगैरह लगाए जा रहे हैं? उत्तर कोरिया, है ना। तो वहाँ का जो शासक है वह किंग जोंग उन, और वो परमाणु हथियार या जैविक हथियार बनाने का ट्राई कर रहा है। और क्योंकि ये सारे ट्रीटी मौजूद है विश्व के अंदर, और इन्होंने ये उसे सीमित करना चाहते हैं, तो इसीलिए उस पर विभिन्न तरीके के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा लगाए गए हैं। कोई भी देश उसके साथ एक स्वतंत्र व्यापार नहीं कर सकता, ये चीजें करी गई है। इससे अब देखिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ी सत्ता तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी सरकार तो है नहीं जो सब चीजों को कंट्रोल करे, तो विश्व को साथ आके कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ना कोई उनका सपोर्ट भी कर रहा होगा, कोई उनकी खिलाफत भी कर रहा होगा, बट क्योंकि एक बहुत बड़ी सहमति इस चीज से है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो ज्यादातर देश जो हैं उस पर्टिकुलर कंट्री का विरोध कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर देश का विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा क्या होता है कि विश्वास वाली के उपायों से देश के बीच नरसंहार को कम किया जा सकता है। तो फैक्ट है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो नरसंहार तो कम ही होंगे। तो कुल मिला के देखें तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है उसका मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग से आशंका संबंध है। मतलब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये कहा जाता है कि भाई जो सैनिक हैं वो खतरा है किसी भी पर्टिकुलर सुरक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए, और फिर सैनिक ही हैं जो एक हद तक उसे कायम भी रख सकते हैं। तो उसी चीज से लोगों को खतरा भी पहुंच रहा है, और वही चीज जो है इसको कायम भी रख पा रही है। अब सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसका संबंध मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों से है। अब देखिए, सैनिक खतरों पर तो हमने एक अच्छी खासी बहस कर ली, एक अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, बट क्या सिर्फ सैनिक खतरे ही खतरे होते हैं, क्या और खतरे नहीं होते? तो उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों को भी सुरक्षा की जरूरत होती है। मतलब हर तरीके से व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत होती है, और व्यक्ति ही नहीं, समुदाय को और पूरी मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। तो ये जो कहा, और इसी कारण से जो इसकी पारंपरिक धारणा है उसको मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा के नाम से ज्यादा संबोधित किया जाता है। रीजन ये है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे ज्यादा लोग अपनी ही सरकारों के से खत्म हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का एवरेज देखें, तो जितने लोग विदेशी हमलों में, आक्रमणों में, लड़ाइयों में मारे गए हैं या फौज के अंदर मारे गए हैं, उससे ज्यादा लोग इंटरनल मारे गए हैं। चाहे जेल में मारे गए हों, ठीक है, चाहे नॉर्मल दंगों में मारे गए हों, चाहे किसी भी चीज में मारे गए हों। और मानवता की सुरक्षा के पैरोकार जो हैं, यानी उनको जो समझने वाले हैं, वो ये मानते हैं कि प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है, ना कि देश की। तो अगर व्यक्ति सुरक्षित होगा तो देश तो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वालों का तर्क है। मतलब अगर हमने व्यक्तियों को आपस में खून खराबे से बचा लिया, हमने शांति से रहने के लिए मना लिया और उनको चीजों को कन्विंस कर लिया, तो मानवता की सुरक्षा हो सकती है। अब खतरों में क्या क्या खतरे आते हैं? देखिए, अकाल होता है, महामारी आती है, आपदा आते हैं, ठीक है, युद्ध होता है, जनसंहार होता है, आतंकवाद होता है, तो बहुत सारे खतरे हैं। और ये सब मिलके जितने लोगों को मारते हैं उससे भी कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। अब जैसे हमने कोरोना महामारी को देखा, अभी की अगर हम बात करें, तो कोरोना में जितने लोग मारे गए हैं, कई लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, और अल्टीमेटली इतने लोग तो लगाइए कि किसी युद्ध में नहीं मारे गए, किसी प्लेन हाईजैक में नहीं मारे गए, किसी रेल एक्सीडेंट में नहीं मारे गए। तो ये चीजें जो है, ये मानवता की रक्षा है। और मानवता की रक्षा में एक और चीज को महत्व दिया जाता है, वो है अभाव से मुक्ति या भय से मुक्ति। अभाव से मुक्ति इन द सेंस ये कि चीजों का सही बंटवारा होना चाहिए। अब इसके अलावा इस धारणा के अंदर विश्वव्यापी खतरे भी हैं। तो विश्वव्यापी खतरों के अंदर ताप वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, तथा एड्स है, बर्ड फ्लू है जैसी महामारियां हैं। और इन्हीं सब के मद्देनजर जो है
एक ऐसी धारणा उभरी कि लाइक इनका समाधान एक देश अकेले नहीं कर सकता। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, कोरोना का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या एक अकेला देश कोरोना की बीमारी को खत्म कर सकता था? नहीं कर सकता। आप कितनी भी वैक्सीन बना लोगे, आप कितनी भी चीजें डेवलप कर लोगे, हो सकता है आपके पड़ोसी देश के अंदर एक नया वेरिएंट डेवलप हो जाएगा और अगेन वो आपके लोगों को मारेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वैक्सीन उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ये चीजें हैं। या सामूहिक समुद्रिक ताप वृद्धि का मामला है। तो मान लीजिए समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या एक देश सिर्फ पेड़ लगा के और उस पर्टिकुलर चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जबकि बाकी सबके सब धुआं छोड़ रहे हैं और कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं? नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली सारे देशों को इन चीजों के लिए साथ आना पड़ेगा और तभी कहीं ना कहीं वैश्विक सुरक्षा हो सकती है। अब यही यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि अगर समुद्र का तल 2 मीटर ऊपर उठता है तो बांग्लादेश का 20% डूब जाएगा, कमोवेश पूरा मालदीव डूब जाएगा, ठीक है। थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। और यही रीजन है कि वैश्विक सहयोग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही वो थोड़ा सा मुश्किल हो। मतलब मुश्किल भी है तो यार सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सहयोग नहीं लेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे ये सुरक्षा। इसके अलावा आतंकवाद है। तो आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद का अर्थ ऐसे खून खराबे से है जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अब ये इंटरनेशनल आतंकवाद भी होता है, लाइक बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर व्याप्त होता है वो। तो वो बहुत सारे देश इससे पीड़ित भी हैं। अमेरिका पे बात करें, 9/11 का हमला हुआ, इंडिया में मुंबई के बम धमाके हुए, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें होती है और अलग अलग जगह पे होती रहती है, अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह को देखते होंगे तो। और कोई भी ऐसी नापसंद स्थिति होती है ना, उसे आतंकवादी धमकी देके या फिर बल प्रयोग करके उसे बदलना चाहते हैं, ठीक है। कई बार इनका इस्तेमाल अपने असंतोष को जाहिर करने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए सीधी बात है भाई, हमला क्यों होगा? हमला होगा किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी चीज को करने के लिए। और यही चीजें हैं। तो आप बेसिकली आतंकवाद के सिर पर से उदाहरण क्या है कि भाई आपने सुना होगा कि यार रेलगाड़ी के अंदर एक बॉगी में ब्लास्ट हो गया, ठीक है। होटल के अंदर ब्लास्ट हो गया, मुंबई के अंदर हुआ था। बाजार के अंदर ब्लास्ट हो गया, या किसी जगह पे बम लगा दिया गया। 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के ऊपर हमला हो गया। तो ये चीजें ही लाइक आतंकवादी घटनाओं के अंदर आती है और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंदर भी आती है। अब मानवाधिकार होते हैं। भाई मानव के क्या अधिकार हैं? ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मानवाधिकार संगठन होते हैं, चीजें होती है ना। तो मानवाधिकार की के भी लाइक अलग अलग वर्गीकरण हो सकते हैं। पहले होता है राजनीतिक अधिकार। मानवाधिकार के अंदर बात होती है मानव के अधिकारों की। अगर सबसे पहले हम बात करें तो मानव के अधिकार किस तरीके के हो सकते हैं? तो राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं। राजनीतिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की, भाई अपनी बात किसी के सामने बोल तो पाओ, है ना, या सभा करने की आजादी। और दूसरी होती है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। इसके अलावा तीसरी होती है औपनिवेशिक जनता तथा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यक अधिकार। अब इसके अंदर भी क्या है, अगेन हम उसी बात पे आते हैं कि इन अधिकारों के ऊपर सबकी सहमति नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जिस चीज के ऊपर सहमत हों उसे हम एक वैलिड पॉइंट मानते हैं और उसी के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो अब भाई इसमें आप सीधी बात मानिए कि अगर इराक के ऊपर हमला हो जाता है या किसी भी एक देश के ऊपर हमला हो जाता है, अभी यूक्रेन के ऊपर हमला होता है, क्या वहां के मानवाधिकार सुरक्षित हैं? नहीं है। क्योंकि आप ना तो राजनीतिक स्वतंत्रता कर सकते, ना तो आपको राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं, ना सामाजिक मिल रहे हैं, ना आर्थिक मिल रहे हैं, कोई अधिकार तो मिल ही नहीं रहा आपको। अल्टीमेटली आपके ऊपर हमला कर दिया गया है। इसके अलावा खतरे के और भी स्रोत होते हैं पारंपरिक धारणा के अंदर, वो होता है निर्धनता। अब मान लीजिए सबके सब गरीब हैं तो आपको अधिकार तो ऐसे ही नहीं मिले हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे ना हम सबको आजादी है कि हम किसी भी कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी जा सकते हैं। जाने आने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार ये हमें दिया गया है। बट क्या आप ताज होटल में जाके और उसके स्विमिंग पूल के अंदर घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। जस्ट बिकॉज कि आप निर्धन है। आप निर्धन हो सकते ना हो, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि हर कोई नहीं घूम सकता, हर व्यक्ति नहीं घूम सकता, है ना। तो ये इसका रीजन है। और इसीलिए निर्धनता को भी जो है खतरे के रूप में देखा जाता है।
अब ये यहाँ पे कहता है कि लाइक अभी विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ 2011 के मुताबिक, और आंकड़ा 21 सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा, यानी जब 21वीं सदी का बीच आएगा तो 1000 करोड़ लोग हो जाएंगे। अभी ही लाइक 8,800 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और फिलहाल विश्व की जनसंख्या का 50% हिस्सा सिर्फ 6 देशों में रहता है। वो देश कौन कौन से? भारत, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अब इनमें क्या होगा कि 50 सालों में इनकी जनसंख्या 3 गुना तेजी से बढ़ेगी, और जबकि इसी अवधि में धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। तो संसाधन के वितरण का जो एक प्रश्न है वो तो आ ही जाएगा। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपनी भाषा में दूं कि मान लीजिए दो लोग हैं, है ना। एक व्यक्ति कमाता है महीने के 10,000 रुपए, वो चीज बहुत अच्छा। और एक व्यक्ति कमाता है महीने के 1,000 रुपए, विच इज वेरी लो। तो एक डिफरेंस तो यहीं पे है गरीब देशों और अमीर देशों में, कि भाई एक व्यक्ति कमा रहा है 10,000 रुपए और गरीब वाला कमा रहा है 1,000 रुपए महीने के। अब गरीब व्यक्ति के हो जाते हैं 4 बच्चे, है ना, और अमीर के हो जाते हैं एक, या फॉर एग्जाम्पल वो भी नहीं होता। तो उस केस में क्या हो रहा है कि गरीब के 4 बच्चे जो हैं वो कितना कमा पा रहे हैं? तो अगर चारों ने कमाना भी स्टार्ट कर दिया तो 1,000 ये कमाता था और 1,000 ये, और चार, इस तरीके से 5,000 टोटल कमा पाएंगे। और अमीर जो व्यक्ति है उसका अगर एक बच्चा होता है तो वो 10,000 और, यानी कि टोटल 20,000 कमाएगा, या मतलब इस तरीके से लगाइए। तो ये जो है अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता जाएगा, जस्ट बिकॉज कि अब इतने ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर लोग की तुलना में गरीब हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें इन देशों में इंटरनली भी बहुत ज़्यादा समन्वयता नहीं है, क्योंकि इस दक्षिणी गोलार्ध के देश भी जो हैं इसमें भी असमानता बढ़ रही है। अब कुछ देशों ने तो आबादी रफ्तार को काबू कर लिया, इसका उदाहरण श्रीलंका है, और बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। या बांग्लादेश भी अब जाके थोड़ा सा आबादी वहां की कंट्रोल हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो पाया है, इंडिया में अभी बहुत काम करना बाकी है। और इस जब गरीबी होती है तो वहां पे संघर्ष होते हैं, ये फैक्ट है। रीजन यह देखिए, फॉर एग्जांपल आपको अगर ढंग से खाना मिल रहा है, आपको चीजें मिल रही है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपको रहने के लिए मकान मिल रहा है, घूमने के लिए गाड़ी मिल रही है, तो आपको लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा अक्सर कि लड़ाई वहां पर होती है जहां पर चीजों की चाह होती है, अभाव होता है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। नाइजर है, माली है, चाड, सूडान, इन देशों में होते हैं। जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे गरीबी है, वहाँ के वहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, लाइक लोग एक दूसरे को ही का ही लाइक लूट के खाना चाहते हैं, ये कह सकते हैं इन द सेंस। या फिर वो वैसी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और अल्टीमेटली फिर संघर्ष होता है। इसके अलावा अब उत्तरी गोलार्ध के देशों में लोग प्रवास करते हैं, ठीक है। अब भाई जहाँ पे अभाव होगा वहां के लोग प्रवास करेंगे। और इस प्रवास में भी दो तीन चीजें होती है। तो एक तो वो होते हैं जो अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं, और दूसरे होते हैं शरणार्थी। तो अब यहाँ पे जो शरणार्थी हैं उनको एक देखिए, एक दो दो तीन चीजें हैं। शरणार्थी को भी कई बार देश एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो अभी हमने बांग्लादेश से देखा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, ठीक है। तो जब रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से स्वदेश नहीं छोड़ा, उनको शरणार्थी में वर्गीकृत किया गया। वो क्या थे? शरणार्थी थे। अब उनको भी तो सबने जगह नहीं दी ना, लाइक भारत ने कुछ हद तक उनको शरण दिया, बट अगेन क्या उनको चाइना ने शरण दिया? नहीं दिया। क्या उनको पाकिस्तान ने शरण दिया? नहीं दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर कि सैद्धांतिक रूप से शरणार्थी को देश एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग खुद अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोई बाध्यता नहीं होती। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि सामान्यतया उम्मीद की जाती है, इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप शरणार्थी को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई आपका कुछ कर नहीं लेगा, जस्ट बिकॉज की कोई सेंट्रल सरकार नहीं है। लेकिन यह आपसे उम्मीद की जाती है कि आप शरणार्थियों को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अप्रवासियों को स्वीकार करने की आपकी बाध्यता नहीं है। उसको आप करो या मत करो भाई, उसका तो आपके उसके पास तो घर है ना, वो अपने घर जा सकता है। इसके अलावा
राष्ट्रीय सीमा के अंदर भी लोग, अब ये हमने देखा कि इंटरनेशनली कैसे लोग विस्थापित हो रहे हैं, है ना। तो वो रोहिंग्या मुसलमानों का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और राष्ट्रीय सीमा के अंदर भी लोग अब विस्थापित होते हैं। अब 1990 के अंदर कश्मीर घाटी में क्या हुआ, राष्ट्रीय सीमा मतलब भारत की सीमा थी, भारत की सीमा के अंदर लोग विस्थापित हुए, कश्मीर घाटी उन्होंने छोड़ा और वो फिर दिल्ली और जो भी आसपास के इलाके हैं उनमें आके बसे। तो ये आंतरिक रूप से विस्थापित जन है, ये आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। तो विस्थापन एक बहुत दुखदाई घटना है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि आज समझिए कि आपके पास बहुत सारी जमीन है, चीजें हैं, आप बहुत अमीर लोग हैं या और अपनी स्थिति में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं और अल्टीमेटली फिर एक ऐसी लड़ाई हो जाती है, आपको पता लगता है कि हिंदू मुसलमान या फिर कोई भी और कम्युनिटी आपस में लड़ गई और उसके कारण आपको अपना घर छोड़ना पड़ गया, विच इज वेरी बैड। ठीक है, क्योंकि आपके दादा आपके परदादा सब उसी जमीन पर रहते आ रहे थे और आपको आपका जुड़ाव उस पर्टिकुलर जमीन से है, उन पर्टिकुलर चीजों से है, जहां पे आप खेले, जहां पे आप बड़े हुए, उस चीज को आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो विस्थापन एक बहुत बहुत खराब चीज है, बट अल्टीमेटली ये सत्य है, ये होता है। और अगर वो इंटरनेशनल होता है तो शरणार्थी और आप जो समझिए, और अगर वो राष्ट्रीय सीमा के अंदर होता है तो उसे फिर आंतरिक रूप से विस्थापन कहा जाता है, जो कश्मीर में के अंदर हुआ या जो और जगहों पर होता है, आदिवासी इलाकों में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई करना पड़ता है विस्थापन। अगर बांध बनाया जाएगा, एरिया डूब के अंदर आएंगे तो वहां पे लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा। अच्छा, युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास में आपसी रिश्ते नजर डालने से पता लगता है कि 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इनमें 3 को छोड़कर शेष सभी में मूल में संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष था। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे देखिए बहुत जगह पर विस्थापन हो सकता है। मैंने वही बताया कि कहीं बांध बनाया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो एक बहुत बड़ा एरिया डूब के क्षेत्र में आ जाएगा। अब डूब के क्षेत्र में आ जाएगा तो लोगों को जमीन घर छोड़ना पड़ेगा, तो विस्थापन वो भी होगा। लेकिन अगर हम रिपोर्ट देखें तो 60 जगह से विस्थापन होता है और इनमें से सिर्फ 3 को अगर छोड़ दें, जो या तो डेवलपमेंट कार्यों के लिए हुआ होगा या किसी चीज के लिए हुआ होगा, तो बाकी सब के मूल के अंदर सशस्त्र संघर्ष था, यानी कि वहां पे लड़ाइयां हो रही थी जिसके कारण विस्थापन हुआ। तो संघर्ष जो है वो विस्थापन की बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा देखिए, बीमारियों के किसी भी देश में सफलता जो होती है ना या असफलता होती है, वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से मॉनिटर होती है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, HIV एक खतरा है, बर्ड फ्लू एक खतरा है, सार्स खतरा है, ये महामारी खतरा है और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। अब इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए किसी देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ता है। अब मान लीजिए कि भारत जो है वो पोलियो रोकने में असफल हो जाता, ठीक है, और भारत किसी के ऊपर हमला कर देता, तो उस केस में क्या होगा कि पोलियो वहां भी फैलेगा, क्योंकि लोग आपस में टच के अंदर आएंगे, आपस में एक दूसरे के संपर्क के अंदर आएंगे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है और विश्व के अंदर तो मैटर करती ही है। तो यही यहाँ पे बताया गया। दूसरा, अब फिर सहयोग मूलात्मक सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई सहयोग करके कैसे हम एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये देखें कि सहयोग करके सुरक्षा में क्या मैटर होता है, तो देखिए आप अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष को नहीं बल्कि आपसी सहयोग की भी जरूरत होती है। अब आतंकवाद से लड़ने के लिए या मानवाधिकार को बहाल करने के लिए सैनिक की कोई भूमिका होती है या नहीं भी होती है, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए, बहुमूल्य धातुओं तथा तेल के आदान प्रदान के लिए, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए तथा महामारी के नियंत्रण के लिए सैनिक से तो मदद मिल नहीं सकती, तो आपको आपस में सहयोग ही करना पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक ताप वृद्धि जो है वो खतरा है, समुद्र तल का ऊंचा उठना जो है वो खतरा है, और इससे भाई इससे क्या होगा, देश डूब जाएंगे, कई देश डूब जाएंगे या फिर उनकी स्थिति खराब होगी। इसमें अल्टीमेटली आपको आपस में आके सहयोग ही करना पड़ेगा। आप कितने भी मतलब ये चाहें कि भाई हम सहयोग ना करें दूसरे को, लेकिन सहयोग मूलात्मक रवैया आपको अपनाना ही पड़ेगा, तभी आप इन चीजों से निपट सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं जिनके सदस्य देश होते हैं और वो फिर एक साथ एक मंच पे आके बातचीत करते हैं और एक दूसरे
क्या सहयोग देने के लिए तत्पर होते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट राजी होते हैं सहयोग देने के लिए एक दूसरे को। उसके बाद अब हम भारत की बात कर रहे हैं कि लाइक भारत की सुरक्षा नीतियां कैसी रही है। तो सबसे पहले देखिए, भारत को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों खतरे मिले हैं, पारंपरिक मिला है, अपारंपरिक भी मिला है, दोनों मिला है। तो अब और ये खतरे क्या है कि सीमा के अंदर से भी हैं, अलगाववादी संगठन मिले हैं, और बाहर से भी हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान का हमला हो गया। तो सुरक्षा नीति जो भारत की रही है, सबसे पहला घटक उसका ये रहा कि सैन्य क्षमता को मजबूत कर लो, मतलब इतनी मजबूत हो जाओ कि कोई देश आपसे लड़ाई ही ना करे, या लड़ाई कर ले तो वो एटलीस्ट जीत ना पाए। तो वो हमने देखा कि पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965, 71 तथा 1999 में हमला किया, और चीन ने 1962 में भारत पे हमला किया। अब इससे क्या हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसे इलाके में है जहां इसके चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। पाकिस्तान के पास भी परमाणु है, और चाइना के पास भी परमाणु है। तो ऐसे में भारत ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला लिया 1998 में, और इससे पहले भारत ने 1974 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, पहला वाला। तो ये उसकी सुरक्षा का एक घटक है कि भैया अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत बना लो। दूसरा, भारत की सुरक्षा नीति का घटक ये है कि अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। और यही कारण है कि अलग अलग, अब जैसे निरस्त्रीकरण होता है तो वहाँ उसकी भी भारत लाइक हिमायत करता है, चीजें करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन बन रहा है, या कोई संगठन में भूमिका है, तो उसमें भारत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता का जो एक बीज बोया था भारत ने, उसने भी विश्व शांति को बढ़ाने में काफी मदद करी, क्योंकि ये देश ऐसे देश थे जो मतलब अलग थे। दूसरा, फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल पे जो हस्ताक्षर होता है, उसमें भी भारत सबसे पहले जाके उस पर हस्ताक्षर करता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने के लिए है। वैश्विक ताप वृद्धि क्यों होती है? वो होती है कार्बन उत्सर्जन के कारण। कार्बन क्यों उत्सर्जित होता है? वो होता है तेल के खपत या कोयले की खपत और इन चीजों को लेकर। अच्छा, कोई भी देश जो विकासशील देश होता है ना, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है विकसित बनने के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो हमारे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे सौर एनर्जी हो गई, या और हाइड्रो पावर हो गया, ये बहुत महंगी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस देश के लिए कि वो सुरक्षा के पारंपरिक, जैसे कोयला हो गया, तेल है, इन पे निर्भरता बढ़ाए। अब निर्भरता बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। समझ रहे हैं? ये सब कुछ लिंकेज है आपस में। तो अगर भारत जाके और क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, और वैश्विक ताप वृद्धि को काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कम करने का ट्राई करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको फिर तेल और गैस छोड़ना पड़ेगा, और इसको शिफ्ट होना पड़ेगा सौर ऊर्जा की तरफ, शिफ्ट होना पड़ेगा भूतापीय ऊर्जा की तरफ, शिफ्ट होना पड़ेगा आपका जल ऊर्जा की तरफ। और उसमें क्या है, लागत ज्यादा आएगी। लागत ज्यादा आने से क्या फर्क होगा कि उसका विकास जो है, विकास करने की गति इसकी घटेगी। इसके अलावा भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक जो है, वो देश की अंदरूनी सुरक्षा और समस्याओं के निपटने की तैयारी से है। तो भैया अब अंदर भी जो है हमें निपटने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर जो है खालिस्तान की मांग चल रही थी, उससे निपटना पड़ेगा। मिजोरम जो है वो अलग देश बनने का ट्राई कर रहा था, उससे निपटना पड़ेगा। और कश्मीर जो है वो कई बार पाकिस्तान के साथ जाने की चीजें हो रही है, या फिर जो भी है आपस में अलगाववादी आंदोलन है, वो कुछ भी करते हैं। तो ये चीजें चल रही है, तो इनको भी जो है एक साथ लाके रखना है और भारत के अंदर रखना है, ये हमें करना पड़ेगा। और ये भारत की सुरक्षा नीति के अपने घटक हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित करने का प्रयास किया गया है यहाँ की सरकारों द्वारा, व्यवस्था द्वारा, कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। असमानताएं बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी है, और वो मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक जो है अपनी आवाज़ अतीस उठा सकते हैं। हाल के वर्षों में थोड़ी इसके अंदर कमी आई है, जो कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगेन हाँ,
ये चीज़ें हुई हैं और ये आप कर सकते हैं। दूसरा, फिर लोकतांत्रिक शासन को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। तो अब लोकतंत्र है तो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता आपको, तो 5 साल में एक बार वोटिंग का अधिकार तो मिलता है। और अगर आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, चीजें हो रही है, तो आप उस सरकार को बदल सकते हो, उस सरकार को बर्खास्त कर सकते हो और अपनी चुनी हुई सरकार को लेके आ सकते हो। या एटलीस्ट एक आप ऐसी पावर ग्रुप बना सकते हो जो सरकार को आपके आपके लायक काम करने के लिए फोर्स करे, उनको अ, उनको मजबूर करे कि वो आपके हित के फैसले ले। और किसान आंदोलन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने सरकार को फोर्स किया कि वो जो है 3 कानूनों की वापसी लें। तो देखिए, वो फैसला सही था गलत था, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली लोकतंत्र के अंदर इस बात की जरूरी होती है कि सरकार आपके फैसलों को, आपके हित के फैसलों को सरकार करे। और इसमें प्रेशर ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए कि किस तरीके के वीडियोस लग रहे हैं आपको। कोई सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिए। विल टेक नोट ऑफ दैट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।